वेलकम ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। हम सप्लाई और डिमांड की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो ट्रेडर्स के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग सिस्टम्स में से एक बन रही है। इसे सबसे अधिक लाभदायक स्ट्रैटेजीज में से एक भी माना जा सकता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शेयर बाजार वो जगह है जहां ट्रेडर्स एसेट्स खरीदते और बेचते हैं। प्राइस मूवमेंट्स सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के कारण होता है, यानी जब सप्लाई अधिक होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड अधिक होती है तो प्राइसेस बढ़ जाती है। मैंने है तो आप किसी भी प्राइस चार्ट पर लगभग हर प्राइस मूव का अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। आप एक्सटेंसिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए बिना और अपने एक्सेल शीट्स में उन सभी डेटा को क्रंच किए बिना स्मार्ट मनी को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इस वीडियो का उद्देश्य आपको मार्केट में सप्लाई और डिमांड में मास्टरी हासिल करने के लिए सभी आवश्यक टूल्स देना है। इस टॉपिक में 3 वीडियो पार्ट्स होंगे। इस वीडियो में आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह मार्केट इम्बैलेंसेस को पहचानने, ड्रॉ करने और ट्रेड करने के बारे में कोर आइडियाज सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम ये भी सीखेंगे कि ऑड एनहांसर्स का उपयोग करके सप्लाई और डिमांड जोन्स को कैसे फिल्टर किया जाए, जो आपको लो प्रोबेबिलिटी जोन्स को एलिमिनेट करने में मदद करेगा और हाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस वाले केवल उन ट्रेड्स को लेने में मदद करेगा। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको इस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने में मदद करना है, ताकि आप लॉन्ग रन में लाभदायक बन सकें। यह वीडियो फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेगा। हम चर्चा करेंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या है, फिर हम मार्केट बैलेंस और इम्बैलेंस को समझेंगे। आगे हम सीखेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान कैसे करें। इसके बाद सप्लाई और डिमांड जोन्स की विभिन्न स्ट्रक्चर्स को जानेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन्स कैसे ड्रॉ करें। इसके अलावा हम सीखेंगे कि सप्लाई और डिमांड का ट्रेड कैसे करें, और अंत में हम सीखेंगे कि सप्लाई और डिमांड कर्व की पहचान कैसे करें और कर्व की पहचान करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर अनेबल कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई और डिमांड क्या है? सप्लाई और डिमांड की कॉन्सेप्ट बताती है कि यदि किसी स्टॉक या कमोडिटी की सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है तो इससे एक्सेस सप्लाई उत्पन्न होती है, जो प्राइसेस को कम कर देगी। और यदि किसी स्टॉक या कमोडिटी की सप्लाई कम है और संबंधित डिमांड अधिक है तो इससे सप्लाई में कमी पैदा होती है, जो कीमत को और अधिक बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, अनसर्टेनिटी और फियर के समय में निवेशक इक्विटी मार्केट्स में अपना एक्सपोजर कम कर देते हैं और सेफ हेवन करेंसीज खरीदना शुरू कर देते हैं, या अपने इन्वेस्टमेंट्स की सुरक्षा के लिए लो रिस्क ऑप्शंस जैसे सोना, सरकारी बॉन्ड्स आदि की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे में सोने जैसे इन एसेट क्लासेस की ज्यादा डिमांड इसकी कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। एक और उदाहरण है जब फेड या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि करने का फैसला करता है। उच्च इंटरेस्ट यील्ड के कारण ये यूएस डॉलर को निवेशकों के लिए आकर्षक बना देगा। इसे कैरी ट्रेड के रूप में भी जाना जाता है, जहां ट्रेडर्स हाई इंटरेस्ट रेट्स वाली करेंसीज खरीदते हैं और लो इंटरेस्ट रेट्स वाली करेंसीज बेचते हैं। हमने इसे हाल ही में देखा है जब इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा था। अब सप्लाई और डिमांड की कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें सप्लाई और डिमांड जोन्स को डिफाइन करने और यह समझने की आवश्यकता है कि चार्ट पर प्राइसेस कैसे चलती हैं। मूल रूप से एक सप्लाई जोन करंट प्राइस से ऊपर स्थित होता है, जहां मजबूत सेलिंग इंटरेस्ट होता है। सप्लाई लेवल पर बायर्स की तुलना में सेलर्स अधिक हो जाते हैं और प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि अनफिल्ड ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। जब कीमत इस लेवल पर पहुंचती है तो ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और प्राइस नीचे चली जाती है। ट्रेडर्स आमतौर पर इन सप्लाई जोन्स में सेलिंग शुरू कर देंगे। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, प्राइस एक सर्टेन लेवल या जोन तक बढ़ जाती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। जब तक वहां अनफिल्ड ऑर्डर्स बैठे हुए हैं, तब तक प्राइसेस इस सप्लाई जोन में वापस आती रहेंगी, जब तक कि सभी ऑर्डर्स भर नहीं जाते। अब बात करते हैं डिमांड जोन्स की। एक डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस से नीचे का एक प्राइस एरिया है, जहां मजबूत बाइंग इंटरेस्ट है। डिमांड लेवल पर सेलर्स की तुलना में बायर्स अधिक हो जाते हैं और कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। हम डिमांड जोन में बहुत अधिक बाइंग इंटरेस्ट देख सकते हैं, और यह उस एरिया पर बड़ी संख्या में बाय ऑर्डर्स के कारण होने की संभावना है। डिमांड जोन्स में ट्रेडर्स खरीदारी कर रहे हैं।
जब प्राइस डिमांड जोन में पहुंचती है तो कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं और बाकी ऑर्डर्स अब्सॉर्ब नहीं होते। आप चार्ट पर जो देखेंगे वो ऊपर की ओर एक शार्प प्राइस मूव है, क्योंकि ऑर्डर्स भरे जाते हैं। जब बाजार में ट्रेडिंग करने की बात आती है तो कई ट्रेडर्स मोमेंटम में बदलाव का पता लगाने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट सेंटिमेंट पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जबकि अन्य ट्रेडर्स हैं जो सप्लाई और डिमांड जोन्स की खोज करके मार्केट इम्बैलेंसेस का ट्रेडिंग करते हैं। जिन जोन्स की मैंने चर्चा की है वे वास्तव में बैंकों और इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाए गए प्राइस जोन्स हैं, जहां अनफिल्ड ऑर्डर्स फिल हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सप्लाई और डिमांड की पूरी कॉन्सेप्ट प्राइस चार्ट पर स्मार्ट मनी ऑर्डर्स खोजने के आसपास केंद्रित है। चूंकि इन इंस्टीट्यूशंस में प्राइस को मूव करने की ताकत है, इसलिए आपको उनके साथ ट्रेड करना चाहिए। अब मार्केट बैलेंस और मार्केट इम्बैलेंस को समझते हैं। शेयर बाजार का बेसिक पैटर्न बैलेंस इम्बैलेंस आदि है। मार्केट स्थापित एक्सेस लेवल्स के बीच ट्रेड करता है, जब तक कि ये या तो हाई एक्सेस से ऊपर ट्रेड करता है, मीनिंग ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, या ये लो एक्सेस के नीचे ट्रेड करता है जो कि सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेकआउट है। अब बैलेंस एरिया और इम्बैलेंस एरिया क्या है? यदि बाजार संतुलित है जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि समान मात्रा में बाइंग और सेलिंग मौजूद है। कीमत एक साइडवेज रेंज के भीतर ऊपर और नीचे चलती रहती है। जब बायर्स या सेलर्स नियंत्रण में होते हैं तो बाजार असंतुलित होता है और कीमतें डोमिनेंट प्लेयर्स की दिशा में चलती हैं। यदि सेलर्स नियंत्रण में हैं तो बाजार नीचे जाएगा, और यदि बायर्स नियंत्रण में हैं तो बाजार ऊपर जाएगा। बैलेंस और इम्बैलेंस की इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए चार्ट पर जाएं और देखें कि हम इन की पॉइंट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट में नीले रंग के बॉक्स बैलेंस्ड एरियाज दिखाते हैं। ये बैलेंस्ड एरियाज ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटीज एक ही समय में होती हैं, या बस सप्लाई डिमांड के बराबर होती है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स इस प्राइस रेंज के आसपास सहज हैं। आप देखेंगे कि कीमत कंसोलिडेट होगी। एक बार जब बाजार बैलेंस स्थिति से इम्बैलेंस स्थिति में चला जाता है तो कीमत इस एरिया या जोन को बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट देती है। यह एक इम्बैलेंस का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि प्लेयर्स में से एक या तो बायर्स या सेलर्स दूसरे से अधिक डोमिनेंट है। चार्ट पर हम देख सकते हैं कि बायर्स की तुलना में सेलर्स अधिक है और इसलिए कीमतें मोमेंटम के साथ बहुत तेजी से गिरती हैं। बाजार फिर एक बैलेंस स्टेट में एंटर करता है और आगे या तो अपसाइड या डाउनसाइड में एक डायरेक्शनल प्राइस मूव होने के लिए प्रतीक्षा करता है। ये सिलसिला चलता रहता है। ये बाजार का जनरल साइकिल है जो बैलेंस इम्बैलेंस आदि से जुड़ा है। सप्लाई और डिमांड की स्ट्रैटेजी में हम बैलेंस के एरियाज को खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन एरियाज में अपने बाय या सेल ऑर्डर्स देना चाहते हैं और उस इम्बैलेंस से प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं जो प्राइस को मोमेंटम के साथ एक विशेष दिशा में ले जाता है। लेकिन आपके लिए मार्केट इम्बैलेंसेस का ट्रेड करने के लिए आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स की सही पहचान करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनका आपको पालन करना होगा, जो आपको किसी भी एसेट पर इन जोन्स को खोजने में मदद करेंगे जिन्हें आप ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन पहले मुझे इस स्ट्रैटेजी से जुड़े डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में बात करने दें, जिनके बारे में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। दरअसल दो तरह के स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हमें सीखने की जरूरत होती है। पहला प्रकार रिवर्सल पैटर्न्स है और दूसरा प्रकार कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, रिवर्सल पैटर्न्स चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो तब बनते हैं जब ट्रेंड अपनी डायरेक्शन को उलट देता है, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जब रिवर्सल पैटर्न्स की बात आती है तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस रैली है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है जिससे प्राइस ड्रॉप हो रही है और उसके बाद एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है और फिर प्राइस में ऊपर की ओर एक रैली होती है। दूसरी स्ट्रक्चर रैली बेस ड्रॉप है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है जिसके बाद कीमत में बड़ी गिरावट आती है। ये रिवर्सल पैटर्न्स बहुत मजबूत हैं और प्राइस समय के साथ उनका सम्मान करती है। दूसरी कैटेगरी में कंटिन्यूएशन पैटर्न्स शामिल हैं जो वास्तव में एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देते हैं। यहाँ भी दो प्राइस स्ट्रक्चर्स बनती हैं। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस ड्रॉप है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस गिरता है और एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है और फिर बेस स्ट्रक्चर के माध्यम से प्राइस नीचे की ओर बढ़ना जारी रखता है। दूसरा प्रकार रैली बेस रैली है।
इस मामले में पहले कीमत ऊपर की ओर बढ़ती है और एक बेस स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके बाद प्राइस फिर ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखती है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ट्रेंड्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए वे ट्रेड करने के लिए वीक जोन्स होते हैं, क्योंकि अधिकांश समय प्राइस इन स्ट्रक्चर्स का टेस्ट करता है और जैसा कि मैंने मेंशन किया है, प्राइस उनके माध्यम से ब्रेक हो जाता है। यही कारण है कि हम केवल रिवर्सल पैटर्न्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि उनके पास कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की तुलना में सफलता की अच्छी संभावनाएं हैं। अब उस जानकारी के साथ हम एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस का पालन करते हुए चार्ट पर सप्लाई और डिमांड लेवल्स की पहचान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला कदम सबसे आसान है। हमें बस इतना करना है कि करंट मार्केट प्राइस की पता लगाना है। एक बार आपने करंट मार्केट प्राइस नोट कर लिया, दूसरे स्टेप में हमें ERC टाइप की कैंडल्स को खोजने की आवश्यकता है। ERC का सीधा सा अर्थ है एक एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। यह एक ऐसा कैंडल है जिसमें बहुत बड़ी रियल बॉडी होती है, जिसमें बहुत छोटी विक या कोई विक नहीं होती है। यदि रियल बॉडी की लंबाई विक की लंबाई के बराबर है तो यह ERC कैंडल नहीं है। एक बार जब हमने ERC टाइप की कैंडल की पहचान कर ली है और हमारे पास कीमत में ड्रॉप या रैली है, तो अब हमें उस प्राइस मूव की ओरिजिन का पता लगाना होगा। यह ओरिजिन हमारे सप्लाई या डिमांड जोन का बेस बनेगी। बेस वह है जिसकी हमें जोन्स ड्रॉ करने के लिए आवश्यक होती है, जैसा कि हम बाद में इस वीडियो में देखेंगे। आइए एंटायर जोन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का एक उदाहरण देखें। इस उदाहरण में हम करंट मार्केट प्राइस से शुरू करते हैं और कम से कम एक ERC टाइप की कैंडल के साथ कीमत में ड्रॉप या रैली देखने के लिए बाएं तरफ देखते हैं। एक बार जब हम ERC की पहचान कर लेते हैं तो हम प्राइस मूव की ओरिजिन की पहचान कर लेते हैं। ओरिजिन वह है जिसे हम बेस कहते हैं। अब जब हम सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करना जानते हैं तो हमें ये सीखने की जरूरत है कि हम अपनी सप्लाई और डिमांड जोन्स को कैसे ड्रॉ करें। लेकिन इससे पहले बाजार इन दिनों अत्यधिक वॉलेटाइल है और ज्यादातर दिनों में हम सुबह के समय बाजार में गैप अप्स या गैप डाउन्स देखते हैं। लेकिन गैप्स अत्यंत उपयोगी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करने में सक्षम बनाती हैं। वे ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि वे मार्केट इम्बैलेंसेस के संकेतक हों, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से इंडिकेशन देते हैं कि बाजार कहां जा रहा है, ताकि हम अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गैप्स सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंसेस ट्रेडिंग के लिए लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। मैं मुख्य रूप से 2 टाइप्स के गैप के बारे में बताऊंगा, जिससे हमें सप्लाई और डिमांड जोन्स को आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी। मैंने अपने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स में प्राइस एक्शन के नजरिए से गैप्स को ट्रेड करने के बारे में पहले ही एक वीडियो बना लिया है। मार्केट गैप्स के बारे में गहराई से जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो एक जेंटल रिमाइंडर के रूप में, एक गैप 2 कैंडलस्टिक्स के बीच एक खाली जगह है जहां कीमत पिछले कैंडल के क्लोज होने से या तो बढ़ती है या गिरती है और बीच में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। वे बड़ी सप्लाई और डिमांड के असंतुलन का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जहां या तो सप्लाई डिमांड से अधिक हो जाती है या डिमांड सप्लाई से अधिक हो जाती है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाता है कि प्राइस चार्ट पर इम्बैलेंस कहां स्थित है। गैप अप एक गैप है जो तब होता है जब रीसेंट कैंडल की सबसे लोएस्ट प्राइस पिछली कैंडल के हाईएस्ट लेवल से ऊपर होती है। इसी तरह गैप डाउन तब होता है जब रीसेंट कैंडल की हाईएस्ट प्राइस पिछली कैंडल की लोएस्ट प्राइस से कम होती है। गैप फिल की बात करें तो एक गैप को बंद या भरा हुआ माना जाता है जब प्राइस वापस आती है और गैप की पूरी रेंज को भर देती है। एक बार जब कीमत गैप फिल कर देती है तो यह आमतौर पर प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड की दिशा में बदल जाती है। गैप्स के टाइप के आधार पर हम या तो एक नई ट्रेंड की शुरुआत या पिछली ट्रेंड के रिवर्सल होने का अनुमान लगा सकते हैं। सप्लाई और डिमांड में 2 प्रकार के गैप्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये प्रोफेशनल गैप्स और नोवस गैप्स हैं। प्रोफेशनल गैप एक गैप है जो प्रीवियस ट्रेंड के विपरीत दिशा में होता है। प्रोफेशनल गैप्स प्राइस मूव की शुरुआत में बनते हैं और इसे बढ़ाते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास प्रिवेलिंग ट्रेंड के विपरीत दिशा में एक प्रोफेशनल गैप है। प्रोफेशनल गैप को भरने के लिए प्राइस वापस आती है और रिवर्स हो जाती है। इस तरह का गैप प्रोफेशनल ट्रेडर्स द्वारा बनाए गए मार्केट इम्बैलेंस का संकेत देता है और यह गैप को फिल करने के लिए प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड के लिए एक बड़ा डिमांड जोन प्रदान करता है। दूसरी ओर नोवस गैप एक गैप है जो प्रिवेलिंग ट्रेंड की दिशा में होता है। एक नोवस गैप ट्रेंड के अंत में बनता है जो एक प्राइस रिवर्सल की ओर जाता है। यह उदाहरण दिखाता है कि प्राइस चार्ट पर नोवस गैप कैसे बनते हैं।
जैसे जैसे प्राइस में वृद्धि हुई, प्रिवेलिंग ट्रेंड के समान दिशा में एक गैप पैदा हुआ, लेकिन फिर प्राइस वापस नीचे रिवर्स हो गया। जैसा कि हमने पहले कहा, नॉवर्स गैप प्राइस मूव के अंत में स्थित है, और इस चार्ट पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गैप के फॉर्मेशन के बाद प्रिवेलिंग प्राइस ट्रेंड एक और कैंडल के बाद एंड कर दिया और प्राइस विपरीत दिशा में चली गई। ये भी ध्यान दें कि हमारे पास एक जोन है जहां रिवर्सल शुरू हुआ। सप्लाई और डिमांड का ट्रेडिंग करते समय इन दो प्रकार के गैप्स को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि बाजार आगे कहां जाने को तैयार है। अंत में अब हम सीखेंगे कि इन सप्लाई और डिमांड लाइंस को चार्ट पर कैसे बनाया जाए। सप्लाई और डिमांड जोन्स को ड्रॉ करने के लिए हम दो लाइंस का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम जोन्स के बेस के ओर रखते हैं। पहली लाइन को डिस्टल लाइन और दूसरी को प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं। सप्लाई या डिमांड जोन्स बनाने के लिए दोनों लाइंस को बेस के ओर रखा गया है। डिस्टल लाइन जोन की बाहरी लाइन है जिसे करंट प्राइस से दूर रखा गया है। प्रॉक्सिमल लाइन जोन की इनर लाइन है जिसे करंट प्राइस के पास रखा गया है। अब मैं कुछ चीजों के बारे में बात करता हूं जो आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपको बेस की स्ट्रक्चर के बारे में एक उचित विचार होना चाहिए। एक बेस स्ट्रक्चर को फॉलोइंग कंडीशंस को पूरा करना चाहिए। सबसे पहले, एक बेस में 6 कैंडल्स से कम होना चाहिए और कैंडल की बॉडी कैंडल की टोटल रेंज के 50% से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, और प्राइस कम से कम 2 ERC कैंडल्स के साथ बेस से बाहर मूव होनी चाहिए। दूसरी ओर, बेस में फॉलोइंग चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें 6 से अधिक कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। इसमें केवल डोजी कैंडल्स ही नहीं होनी चाहिए। हम लंबी विक्स या टेल्स वाली कैंडल्स को स्वीकार नहीं करते हैं और हम स्टेयर स्टेप कैंडल्स को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए अच्छे कारण भी हैं। उदाहरण के लिए, यदि बेस में 6 से अधिक कैंडल्स हैं या केवल डोजी कैंडल्स हैं, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। हमें एक बेसिंग स्ट्रक्चर खोजने की आवश्यकता है जिसमें 6 से कम कैंडल्स हों। अधिक कैंडल्स और केवल डोजी कैंडल्स का सीधा सा मतलब है कि सप्लाई डिमांड के बराबर है और अधिकांश ऑर्डर्स भरे हुए हैं। 6 से कम कैंडल्स और बहुत सारी डोजी कैंडल्स नहीं होना बहुत अधिक इम्बैलेंस दिखाता है, और यह भी दिखाता है कि अधिक अनफिल्ड ऑर्डर्स अभी भी प्राइस के रिट्रेस आने और उन्हें भरने का इंतजार कर रहे हैं। जब बेस में लंबी विक्स वाली कैंडल्स होती हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह लेवल पिछले सप्लाई या डिमांड जोन की रिएक्शन है। इस उदाहरण में हमारे पास लंबी विक्स वाली कैंडल्स हैं जो नीचे पिछले डिमांड जोन पर रिएक्शन कर रही हैं। लॉन्ग टेल से पता चलता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अनफिल्ड ऑर्डर्स की तलाश के लिए नीचे चला गया। वे तब तक आगे पीछे होते रहे जब तक कि उन्हें कीमतें बढ़ाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं मिल गई। इसके अलावा एक बेस स्ट्रक्चर जिसमें स्टेयर स्टेप कैंडल्स है एक लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडिंग जोन है। स्टेयर स्टेप स्ट्रक्चर फॉलोइंग तरीकों से बनती है। यह एक सप्लाई जोन के लिए प्रीवियस कैंडल के क्लोज होने के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने से बनता है, और डिमांड जोन के लिए प्रीवियस कैंडल के क्लोज होने के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने से बनता है। जब सप्लाई और डिमांड जोन्स को ड्रॉ करने की बात आती है, तो किसी व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर चुनने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सामान्य तौर पर आपके रिस्क एपेटाइट और आप अपने ट्रेडिंग में कितने कंजर्वेटिव हैं, इसके आधार पर आपकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइंस खींचने के 3 अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको उन सभी 3 मेथड्स को दिखाऊंगा जिनका उपयोग आप सप्लाई और डिमांड जोन्स को ठीक से ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। आप सही तरीका चुन सकते हैं जो आपकी रिस्क टॉलरेंस के अनुसार आपके ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हो। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सप्लाई जोन्स या तो रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, सप्लाई जोन की सही पहचान करने के लिए हमें करंट मार्केट प्राइस से शुरू करना होगा और बड़े रियल बॉडी के साथ मजबूत बेरिश कैंडल्स या बेरिश ERC कैंडल्स खोजने के लिए बाईं ओर देखना होगा। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस अच्छे अपट्रेंड में बढ़ी है और थोड़े समय के लिए कुछ कैंडल्स के साथ एक अच्छी बेस स्ट्रक्चर बनाते हुए रुकी हुई है। फिर इस सप्लाई जोन के आसपास एक मजबूत मार्केट इम्बैलेंस की कंफर्मेशन करते हुए लंबी बेरिश ERC कैंडल्स का फॉर्मेशन करते हुए कीमत गिर गई। एक बार जब आप उन जोन्स की सफलतापूर्वक पहचान कर लेते हैं जिन्हें आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो अब आप अपनी लाइंस बेस स्ट्रक्चर या प्राइस मूव के ओरिजिन की ओर खींच सकते हैं। सप्लाई जोन बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका एक कंजर्वेटिव मेथड है। डिस्टल लाइन को बेस की सबसे ऊंची विक पर और प्रॉक्सिमल लाइन को बेस स्ट्रक्चर में सबसे निचले हिस्से में रखा जाता है।
दूसरा तरीका हाई रिस्क मेथड है। डिजिटल लाइन को बेस की सबसे ऊंची विक पर रखा जाता है और प्रॉक्सिमल लाइन को बेस स्ट्रक्चर की सबसे निचली विक पर रखा जाता है। यदि आप विक के हाइज और लोज दोनों को शामिल करने का निर्णय लेते हैं तो आपने अपने स्टॉप लॉस को जितना होना चाहिए उससे बड़ा बनाकर अपने रिस्क को बढ़ा दिया है। तीसरा तरीका है लो रिस्क मेथड। डिजिटल लाइन को बेस की हाईएस्ट विक पर और प्रॉक्सिमल लाइन को बेस स्ट्रक्चर में हाईएस्ट बॉडी पर रखा जाता है। इसी तरह आप ड्रॉप स्ट्रक्चर पर लाइंस खींच सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, इसलिए मैं इसे स्टडी करने के लिए आप पर छोड़ता हूं। जैसा कि कीमत इस सप्लाई जोन में वापस आती रहती है, हम अपने ट्रेड्स को बेस एरिया के आसपास रखने के लिए इन रिट्रेसमेंट्स का लाभ उठा सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही यह सप्लाई जोन तक पहुंचता है, प्रॉक्सिमल लाइन को ब्रेक किए बिना कीमत कैसे ऊपर और नीचे गिर जाती है। इसका मतलब है कि इस सप्लाई जोन के आसपास अनफिल्ड ऑर्डर्स के बड़े ढेर लगे हुए हैं। विचार यह है कि आप अपने ऑर्डर्स दें और प्राइस के वापस आने और उन्हें ट्रिगर करने की प्रतीक्षा करें। अब एक डिमांड जोन की पहचान करने के लिए हमें करंट मार्केट प्राइस से शुरू करने और कीमत में अच्छी रैली खोजने के लिए बाईं ओर जाने की जरूरत है, या बुलिश ईआरसी कैंडल्स का एक ग्रुप और 6 कैंडल्स से कम के बेस को खोजने की जरूरत है। हम वही काम करने जा रहे हैं जो हमने सप्लाई जोन्स के लिए किया था, लेकिन विपरीत तरीके से। हम अपने जोन्स को खींचने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर की पहचान करके शुरू करते हैं, फिर हम ड्राइंग के 3 तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइंस खींच सकते हैं। पहला तरीका कंजर्वेटिव मेथड है। यहाँ डिजिटल लाइन को बेस की सबसे निचली विक पर रखा गया है और प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिक स्ट्रक्चर में हाईएस्ट बॉडी पर रखा गया है। दूसरा तरीका हाई रिस्क मेथड है। डिजिटल लाइन को बेस की सबसे लोएस्ट विक पर और प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिक स्ट्रक्चर की हाईएस्ट विक पर रखा जाता है। और अंतिम तरीका लो रिस्क मेथड है। डिजिटल लाइन को बेस की सबसे लोएस्ट विक पर रखा जाता है और प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट बॉडी में रखा जाता है। चूंकि कीमत इस डिमांड जोन में वापस आती रहती है, इसलिए हम अपने ट्रेडों को बेस एरिया के आसपास रखने के लिए इन रिट्रेसमेंट्स का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि इस डिमांड जोन के आसपास अनफिल्ड ऑर्डर्स के बड़े ढेर लगे हुए हैं। विचार यह है कि आप अपने ऑर्डर्स दें और उन्हें ट्रिगर करने के लिए प्राइस के वापस आने की प्रतीक्षा करें। यदि आप सप्लाई जोन के लिए केवल हाईएस्ट विक्स और डिमांड जोन के लिए केवल सबसे लोएस्ट विक्स शामिल करने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने ऑर्डर को मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट होने की संभावना कम कर रहे हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरी लाइन शामिल करते हैं जो बड़े पैमाने पर पोजीशन में एंटर करने की संभावनाओं को बेहतर बनाता है और साथ ही रिस्क फैक्टर पर भी नजर रखता है। एक बार फिर सप्लाई और डिमांड जोन्स को ड्रॉ करते समय आपको अपने रिस्क एक्सपोजर और पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, गैप्स बहुत मजबूत प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए जब सप्लाई और डिमांड जोन बनाने की बात आती है जिसमें गैप्स होता है, तो ये जानना जरूरी है कि हमारी डिजिटल और प्रॉक्सिमल लाइंस कहाँ रखी जाए। एज ए रूल ऑफ थंब, हम हमेशा अपने जोन्स को गैप के ओरिजिन में बनाते हैं और इसके बाद नहीं, यानी हम डिजिटल और प्रॉक्सिमल लाइंस को प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइसेस के हाइज और लोज के अनुसार रखेंगे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं, सप्लाई और डिमांड जोन्स का ट्रेडिंग कैसे करें। हम डिमांड जोन्स में खरीदते हैं और हम सप्लाई जोन्स में बेचते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। आपको बस इतना करना है कि ट्रेड के लिए नए सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करनी है, फिर अपने लिमिट ऑर्डर्स को या तो बाय या सेल के ऑर्डर्स को प्रॉक्सिमल लाइन पर या उससे आगे रखें और अपने स्टॉप लॉस को डिजिटल लाइन पर या उससे आगे सेट करें, और फिर अपने ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के लिए प्राइस को अपनी सप्लाई या डिमांड जोन में वापस आने का इंतजार करें। इस चार्ट पर एक नजर डालें। सप्लाई जोन के लिए कीमतों में वृद्धि हुई, थोड़ी देर के लिए रुका और बड़ी ईआरसी कैंडल्स के साथ गिरा। इसलिए इस प्राइस लेवल पर हमारे पास एक बड़ा इम्बैलेंस है। हम अपना सप्लाई जोन बनाते हैं और हम इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए प्राइस के वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं। जब प्राइस जोन में दूसरी बार वापस आया तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और यह ट्रेड सफल रहा। एक और उदाहरण है जब कीमत गिर गई, फिर थोड़ी देर के लिए रुकी और ईआरसी कैंडल्स के साथ फिर से बढ़ी, जिससे एक डिमांड जोन बना। हमने अपने बाय ऑर्डर्स को प्रॉक्सिमल लाइन में रखा है, यह उम्मीद करते हुए कि प्राइस डिमांड जोन में वापस आ जाएगा ताकि अनफिल्ड ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब किया जा सके। हर बार कीमत ने हमारे डिमांड जोन का टेस्ट किया
इसने हमारे बाय ऑर्डर्स को ट्रिगर किया। हम देख सकते हैं कि कैसे प्राइस इन जोन्स में मैग्नेट की तरह आकर्षित होती है। कभी कभी यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि जोन एक सफल ट्रेड देगा, तो आप जोन के टेस्ट के लिए प्राइस की प्रतीक्षा कर सकते हैं और आप अपना ऑर्डर्स देने से पहले कुछ बुलिश या बेरिश के एविडेंस देख सकते हैं। इस तरह आप लूजिंग ट्रेड में प्रवेश करने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। एक बार फिर मैं रिवर्सल स्ट्रक्चर्स को पसंद करता हूं क्योंकि वे शक्तिशाली हैं और कंटिन्यूएशन ट्रेंड स्ट्रक्चर्स की तुलना में सफलता की संभावना अधिक है। मुझे उम्मीद है कि आप सप्लाई और डिमांड कर्व्स और कीमतों के साथ उनके संबंध से परिचित होंगे। चार्ट्स में कर्व्स की पहचान करने के लिए हमें करंट प्राइस को देखने की जरूरत है और फिर नियरेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करें जो नियंत्रण में है। सप्लाई और डिमांड जोन्स की दो प्रॉक्सिमल लाइंस के बीच की दूरी जिसे हमने पहचाना है वह कर्व बनाती है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इस चार्ट में हम करंट मार्केट प्राइस का पता लगाते हैं और हम नियरेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करने के लिए ऊपर और नीचे देखते हैं जो हमने ड्रॉ किया था। अब जबकि हमने कर्व खींच लिया है, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्राइस डिमांड जोन के पास स्थित है। हम कह सकते हैं कि प्राइस इज लो ऑन द कर्व। जब प्राइसेस कर्व पर लो स्थित होती हैं, तो हमारा इनिशियल बायस केवल खरीदने का होना चाहिए। चूंकि कीमतें कम हैं लेकिन डिमांड अधिक है, इसलिए प्राइसेस में इंक्रीज की काफी संभावना है। फॉलोइंग उदाहरण में प्राइस सप्लाई जोन इन कंट्रोल के पास स्थित है। यहाँ हम केवल सेलिंग के बारे में सोचते हैं क्योंकि प्राइस कर्व पर हाई है और इस फैक्ट पर विचार करते हुए कि सप्लाई हायर साइड में होने की उम्मीद है और कीमत और कम होने की संभावना है। अब क्या होता है जब प्राइस जोन्स के बीच की आधी दूरी पर स्थित होती है, यानी सप्लाई और डिमांड जोन्स के बीच? ऐसे में हम प्रिवेलिंग ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर इसकी रेकमेंड नहीं करता क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सेट करना एक कठिन काम हो जाता है। हम कह सकते हैं कि प्राइस इक्विलिब्रियम पर है। इसे इक्विलिब्रियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायर्स सेलर्स के बराबर होते हैं। आमतौर पर प्राइसेस कर्व में इस एरिया के बगल में तब तक चलती रहती है जब तक कि एक खिलाड़ी दूसरे पर डोमिनेंट न हो जाए। यदि बायर्स सेलर्स से अधिक हो जाते हैं, तो हमारे पास कर्व पर प्राइस को ऊपर की ओर धकेलने के लिए एक अप ट्रेंड मूवमेंट होगा। यदि सेलर्स खरीदारों से अधिक हो जाते हैं, तो हमारे पास कर्व पर प्राइस को नीचे की ओर धकेलने वाली डाउन ट्रेंड मूवमेंट होगा। स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठ सकता है, कर्व्स की पहचान करना क्यों इंपॉर्टेंट है? यही वह है जो बिग गेम में विनर्स को हारने वालों से अलग करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता है कि जब प्राइस इज हाई ऑन द कर्व, तो उन्हें रिटेल ट्रेडर्स को बेचने की जरूरत होती है जो एक अप ट्रेंडिंग मूव को जारी रखने के लिए उत्साहित होते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स इस पर कूद पड़ते हैं और बाय ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स द्वारा प्रदान की गई इस हाई लिक्विडिटी का उपयोग बाजार को शॉर्ट करने और कीमतों को कम करने के लिए करते हैं। इसी तरह जब रिटेल ट्रेडर्स कीमतों में तेजी से गिरावट देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह बाजार को शॉर्ट करने का एक अच्छा मौका है। एक बार फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने बाय ऑर्डर देने के अवसर पर बाउंस करते हैं क्योंकि प्राइस कर्व पर लो टेरिटरीज में प्रवेश करती है, जो ऊपर की ओर एक अच्छा बुलिश रिवर्सल होने का संकेत देती है। यही कारण है कि कोई भी ऑर्डर देने से पहले कर्व की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एज ए जनरल रूल ऑफ थंब, हम कर्व पर प्राइस कम होने पर डिमांड जोन में खरीदते हैं और जब कर्व पर प्राइस अधिक होती है तो हम सप्लाई जोन में बेचते हैं। जब प्राइस इक्विलिब्रियम पर होती है तो हम प्रिवेलिंग ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं या हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं इस 3 वीडियो सीरीज का पहला पार्ट समाप्त करता हूं। जैसा कि मेंशन किया गया है, अपकमिंग वीडियोस में हम सप्लाई और डिमांड कर्व्स को अधिक विस्तार से सीखने जा रहे हैं और ऑड एनहांसमेंट्स और स्कोरिंग जो आपको सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट का बेहतर उपयोग करने और बाजार में सफलता की उच्च संभावना के साथ इसे अच्छे उपयोग में लाने में मदद करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को सीखना सुनिश्चित करें, बैकटेस्ट करें और इस कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करें, ये देखने के लिए कि क्या यह आपके लिए काम करता है। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और